गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मुद्रास्फीति की आखिरी कक्षा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विनिमय दर के बारे में, विनिमय दर के प्रारूप। विनिमय दर मुद्रास्फीति तो खत्म हो गया, विनिमय दर के बारे में पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट। इसमें पढ़ेंगे विनिमय दर के प्रकार, विनिमय दर में विनिमय दर, भारत में विनिमय दर और रुपये का अवमूल्यन व मूल्य ह्रास व मूल्य वृद्धि या अधिमूल्यन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज ही हो जाएगी, ये बहुत छोटा टॉपिक है। आरबीआई द्वारा इसके क्या उपाय हैं? OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, REE, रीड एंड नीड, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ते विनिमय दर। यह वह दर होता है जिस पर एक देश की मुद्रा को आसानी से किसी अन्य देश की मुद्रा में बदला जा सकता है। जैसे $1 बराबर 82 रुपया, तो आसानी से बदला जा सकता है। तो ₹1 बराबर हो जाता है 1/82, जिसको आसानी से बदला जा सके। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। रुपये के संदर्भ में विनिमय दर के आधार पर SDR में शामिल 5 मुद्राओं का घटते क्रम दिखते हैं। SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट, ड्राइंग मतलब छापना। तो इसमें सबसे पहले ज़्यादा होता है पाउंड का, फिर इसके बाद इससे छोटा यूरो होता है, इसके बाद डॉलर होता है, फिर रेनमिनबी और येन होता है जापान का, रेनबी होता है चीन का, और डॉलर होता है अमेरिका का, पाउंड होता है ब्रिटेन का। विनिमय दर के प्रकार। स्थिर विनिमय दर, फिक्स एक्सचेंज रेट, नम्न या लचीला विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और प्रबंधित नम्न विनिमय दर, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। पहले पढ़ते स्थिर के बारे में। स्थिर विनिमय दर एक इसका निर्धारण जो सरकार या केंद्र बैंक द्वारा किया जाता है। यहाँ बाजार की भूमिका अत्यंत न्यून होती है। ये जो होता है स्थिर में, बाजार जो होता है मार्केट में जो मांग घटता बढ़ता है, इससे इसका कोई मतलब नहीं। इसमें सरकार या केंद्र बैंक द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। यह अत्यंत न्यून होता है बाजार में, इसमें बाजार की भूमिका अत्यंत न्यून होती है। इस पर नम्र विनिमय दर का निर्धारण जो है बाजार की शक्ति अर्थात मांग या आपूर्ति द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकार या RBI की भूमिका अत्यंत न्यून होती है। ठीक, नम्र विनिमय दर हमारे भारत में कौन सा आगे बढ़ते हैं। एक होता है प्रबंधित नम्र विनिमय दर में विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति अर्थात मांग और आपूर्ति द्वारा की जाती है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती है, इसलिए इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। इसमें जो परोक्ष रूप से मतलब में डायरेक्ट सरकार नहीं आती है, सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए अपने नियम में परिवर्तन करती है, या RBI अपने ब्याज दर में बढ़ाती या घटाती है। भारत में कभी भी नम्न विनिमय दर प्रणाली को लागू नहीं किया गया। नम्न विनिमय दर ये वाला, जिसमें कि बाजार की भूमिका सिर्फ होती है। भारत में जो है ये प्रतिबिंबित नम्न विनिमय दर होगा। आज़ादी के बाद से लेकर 1991 तक भारत में स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू था, जबकि 1994 से अब तक भारत में प्रबंधित नम्न विनिमय मतलब एक्सचेंज रेट को अभी जो है भारत सरकार और बाजार के आपूर्ति और मांग पे भी भारत सरकार इसमें परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्धारण करती है, कंट्रोल करती है, मतलब इस विनिमय दर पे। अब पढ़ते हैं भारत में विनिमय दर। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के हेम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड जो है स्थान में सम्मेलन हुआ था, जिसमें अमेरिका समेत कई देश ने भाग लिया। इसे ब्रेटन वुड सम्मेलन कहा जाता है। इसका सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही इसी सम्मेलन में जो है ना IMF और विश्व बैंक बना था, इसलिए IMF और विश्व बैंक को जो है ना ब्रेटन वुड का जुड़वा भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में IMF जानते हैं इंटरनेशनल मनी क्या है, IMF इंटरनेशनल मनी भूल गए। इस सम्मेलन में अमेरिका द्वारा अर्जेस्ट पेग सिस्टम की घोषणा की गई है। विश्व जहां डॉलर को स्वर्ण मान से जोड़ा गया है, यह प्रणाली 1971 तक चली तथा वर्ष 1991 में एक मिनट बताते स्वर्ण मुद्रा से कैसे जोड़ा गया। जो अमेरिका का डॉलर था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका के पास बहुत सारा सोना था। तो अमेरिका क्या करती थी कि वो अपना डॉलर जो है ना, मतलब अमेरिका के पास जैसे 100 किलो डॉलर है, तो 100 किलो के अनुसार उतने मूल्य का डॉलर बनाया गया और सारे देश में वितरित किया गया, और उसको बताया गया कि अगर आप डॉलर खरीद रहे हैं तो मतलब आप सोने के मूल्य के बराबर आप खरीद रहे हैं। ये जो था द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका किया था ये सिस्टम। तो बहुत सारे देश जो है ना अपनी करेंसी से छाप के यहाँ का डॉलर खरीद लिया गया। तो फिर आगे चल के क्या हुआ, अमेरिका जो है 1971 तक, मतलब समझ रहे हैं ना कि डॉलर कैसे जुड़ा था। जैसे मान लीजिए $1 का मूल्य 72 रुपया है, जैसे 72 रुपया ग्राम सोना मिल रहा है, तो $1 बराबर 72 ग्राम सोना वो देगा आपको। मतलब एग्जाम्पल बताया, अभी तो बहुत महंगा है, तो 72 ग्राम 1 ग्राम सोना देगा 72 रुपया में। तो मतलब हो गया $1 बराबर 72 ग्राम सोना। तो मतलब फिर अमेरिका बोला था कि जब भी आप मेरा डॉलर खरीदिएगा, आप जब वापस कीजिएगा मेरा डॉलर, तो आपको हम सोना देंगे। लेकिन अमेरिका क्या किया, जब 1971 तक जब आया, तो ये जो पैक सिस्टम जो है इसको समाप्त कर दिया अमेरिका।
मतलब कि अब जो है डॉलर का मान वैल्यू रह जाएगा, लेकिन डॉलर के बदले अमेरिका सोना नहीं देगी अब, ये हो गया था। वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब $1 बराबर 1 रुपया था। इसके दो प्रमुख कारण थे। इसका जो दो प्रमुख कारण ये था कि रुपया जो था पाउंड से जुड़ा हुआ था। पाउंड मतलब ब्रिटेन पाउंड जो होता है, जो कि 201 रुपया था। तो मतलब कि उस वक्त अमेरिका भारत को जो है कोई कर्ज भी नहीं था भारत के ऊपर, इसलिए इस समय $1 बराबर 1 रुपया होता था। लेकिन वर्ष 1971 में ब्रेटन वुड व्यवस्था अर्जेस पैक सिस्टम को समाप्त किया गया, किंतु अभी भी रुपया जो था पाउंड से ही जुड़ा हुआ था। 1971 तक रुपया जो है ब्रिटेन पाउंड से ही जुड़ा हुआ था। वर्ष 1975 में रुपये को पाउंड से असंबद्ध करके अन्य मुद्रा से भी जोड़ा गया, पाउंड से हटा दिया गया उसको। इस प्रकार वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 75 तक भारत में स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू था, जहां विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। जहां विनिमय दर 1975 के बाद से जो है विनिमय दर का निर्धारण सरकार करने लगी। इससे पहले जो था बाजार करती थी, जिसको नम्न विनिमय दर का स्थिर विनिमय दर था इससे पहले, लेकिन इसके बाद सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करने लगी। वर्ष 1975 से लेकर 1991 तक भारत में स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू की गई, जहां विनिमय दर का निर्धारण जो है केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता था। 1991 में देश में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधार को लागू किया गया। एलपीजी जो था, इसके बारे में अच्छा से पढ़ेंगे आगे, ये तो वैसे सिर्फ एग्जाम्पल है। 1991 में देश में एलपीजी सुधार को लागू किया गया, जिसके कारण 1991 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि उससे पहले जो था ना बाजार में वो विनिमय दर एक्सचेंज रेट पे था, उससे पहले के सरकार का इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके बाद जो 1991 के बाद जो है प्रत्यक्ष तौर पर सरकार इसमें हस्तक्षेप करने लगी। हालांकि करती थी कार्य परोक्ष रूप से, अभी भी वही अप्रत्यक्ष ही करती है। वर्ष 1992 में LERMS लर्म्स को शुरू किया गया, लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। यह दोहरी विनिमय दर प्रणाली है, जहां पे 40% विनिमय दर का निर्धारण जो है सरकार करती है, शेष 60% विनिमय दर का निर्धारण जो है बाजार करती है, मांग और आपूर्ति द्वारा। यह प्रणाली अत्यंत जटिल थी, जिस कारण वर्ष 1994 में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर एकीकृत विनिमय दर प्रणाली को शुरू किया गया, यूनिफाइड एक्सचेंज रेट सिस्टम UERS को शुरू किया गया। यहाँ विनिमय दर का निर्धारण बाजार द्वारा होता है तथा आवश्यक पड़ने पर RBI प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करती है, वही हो गया। इसे ही प्रबंधित नम्न विनिमय दर प्रणाली का ये भारत में चलता है। इससे 1971 से पहले ये नहीं था, स्थिर विनिमय दर प्रणाली था। और एक मिनट, इसे ही जो है ना, और इसे ही डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में यह विनिमय दर प्रणाली लागू है, वर्तमान में है। रुपये का अवमूल्यन और मूल्यह्रास। जब डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य कम होता है तो उसे रुपये का अवमूल्यन और मूल्यह्रास कहा जाता है। जैसे माना विनिमय दर $1 बराबर 80 रुपया, तो अवमूल्यन और मूल्यह्रास के बाद विनिमय दर जो है $1 बराबर 85 रुपया। तो जब रुपये के मूल्य में कमी सरकार द्वारा की जाती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है, और जब रुपये के मूल्य में कमी बाजार द्वारा की जाती है तो उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। बाजार द्वारा की जाती है और सरकार द्वारा की जाती है। ठीक, भारत में रुपये का अवमूल्यन आज़ादी से लेकर अब तक केवल 3 बार हुआ है। अब 1949 कारण देश में समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू करने का उद्देश्य रखा गया है। इसके लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, जिस कारण भारत सरकार विदेशों से उधार लेना पड़ा। शर्त क्या थी? इसमें शर्त दिया गया कि रुपये की शर्त के रूप में सरकार को रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। ठीक, पहली बार अवमूल्यन करना पड़ा। फिर 1966 कारण 1962 में भारत और चीन, और 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1966 में ओडिशा बंगाल में भयंकर अकाल से देश में आर्थिक संसाधनों की क्षति हुई। इस कारण सरकार को विदेशों से उधार लेना पड़ा तथा रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। 1991 के कारण जो है वर्ष 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ अमेरिका और इराक में, के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रूप में मूल्य में वृद्धि हुई, जिससे आयात महंगा होने से भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया और भुगतान संतुलन भी प्रतिकूल हो गया। जब भारत सरकार को IMF और W वर्ल्ड बैंक से अत्यधिक उधार लेना पड़ा, इसलिए निर्यात को बढ़ाने और उधार लेने पर रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन करना पड़ा। अवमूल्यन से क्या होगा? अवमूल्यन से जो होगा यह निर्यात में वृद्धि करता है, क्योंकि वैश्विक बाजार में यह घरेलू देश के निर्यात को
विदेशी बाजार में यह जो है घरेलू देश के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाता है, मतलब सस्ता कर देता है। क्यों करेगा यार, सस्ता कर देता है। आयात कम होता है क्योंकि आयात महंगा हो जाता है। इस वक्त आयात जो है महंगा हो जाता है। हाँ बिल्कुल महंगा हो जाएगा। आयात इसलिए महंगा हो जाएगा क्योंकि अब $1 के बदले हमको 85 रुपये देना पड़ेगा, ठीक ना, वही 80 रुपये देना पड़ रहा था, इसलिए आयात महंगा हो जाएगा। तो आयात करना लोग नहीं चाहेगा, निर्यात ज़्यादा करना चाहेगा, क्योंकि उधर से $1 इधर से पैसे निर्यात करेंगे, निर्यात करने के बाद जो डॉलर उधर से मिलेगा, विदेशों से जो है डॉलर से ही व्यापार किया करते हैं। तो विदेशों से जब डॉलर आया जाएगा तो $1 दिया जाएगा, तो यहाँ पे भारत में जब विनिमय दर एक्सचेंज रेट पे ले जाएंगे तो वो 85 रुपया मिलेगा, तो प्रॉफिट होगा। इसलिए इसमें निर्यात ज़्यादा हो जाता है, आयात कम हो जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपये कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि $1 85 रुपये जब भी कमज़ोर होगा तो निर्यात ज़्यादा होने लगेगा। रुपये का अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि। जब डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में वृद्धि हो तो उसे रुपये का अधिमूल्य और मूल्य वृद्धि कहा जाता है। डॉलर का मूल्य में कमी तथा रुपये के मूल्य में वृद्धि, जैसे $1 बराबर 80 रुपया, अधिमूल्यन और मूल्य वर्धन के बाद $1 बराबर 75 रुपया। मूल्य सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि अधिमूल्य सरकार द्वारा, जबकि मूल्य वृद्धि बाजार की शक्ति द्वारा स्वतः होता है। भारत में रुपये का अधिमूल्यन कभी भी नहीं किया गया, अभी तक कभी नहीं हुआ है। अधिमूल्यन तथा मूल्य वृद्धि का प्रभाव, यह डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत बनाता है, या डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत बनाता है। ठीक, मजबूत बनाने का मतलब $1 पर जहाँ 80 रुपया मिल रहा था, मतलब $1 बराबर जब 80 रुपया था, वहीं अब $1 बराबर 75 रुपये में $1 मिल जाएगा। निर्यात में कमी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू वस्तु और गैर प्रतिस्पर्धी हो जाती है, क्योंकि महंगी हो जाती है तो वहाँ बिकती नहीं है। आयात में वृद्धि होती है क्योंकि आयात सस्ता हो जाता है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि व्यापार घाटे को बढ़ाने में सहायक होता है। अब विदेशी व्यापार देखते हैं। व्यापार संतुलन, व्यापार अधिक्य और व्यापार घाटा, जिसमें आयात और निर्यात बराबर हो तो ये व्यापार संतुलन हो गया। और व्यापार अधिक्य मतलब जिसमें आयात ज़्यादा हो और निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, मतलब डॉलर का अंतर प्रभाव होगा, अंतर प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि निर्यात ज़्यादा होगा और आयात कम होगा। निर्यात ज़्यादा होगा तो विदेशों में जब निर्यात ज़्यादा करेंगे तो मतलब डॉलर अपने देश में बहुत ज़्यादा आएगा। इससे क्या होगा, डॉलर जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा आएगा तो डॉलर की वैल्यू हमारे देश में कम हो जाएगी, मतलब कम रुपये में, जहाँ 80 रुपये मिल रहा था $1, अब 75 रुपये में $1 मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ व्यापार घाटा अगर बढ़ेगा, जिसमें कि आयात बढ़ जाएगा और निर्यात कम हो जाएगा, तो डॉलर का बहिर्गमन होगा, मतलब आयात का बढ़ जाता है जब, तो मतलब हम लोग विदेशों से ज़्यादा सामान मंगाएंगे तो मतलब अपना व्यापार डॉलर में होता जाता है, तो डॉलर देंगे तो मतलब हमारे देश में डॉलर की कमी हो जाएगी, जिससे रुपये का मूल्य ह्रास होगा। क्योंकि जब डॉलर कम होगी तो रुपये ज़्यादा रुपये में, क्योंकि आपको पता है आपूर्ति जब कम होती है तो उस चीज़ की मांग ज़्यादा हो और आपूर्ति कम हो तो वो चीज़ महंगा हो जाता है। वही बात है, जब डॉलर कम हो जाएगी तो मतलब मांग ज़्यादा होगी और आपूर्ति उसकी कम होगी, तो इस वजह से डॉलर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। इसी को कहते हैं डॉलर का बहिर्गमन, क्योंकि आयात करेंगे तो डॉलर बाहर जाएगा और निर्यात जब ज़्यादा करेंगे तो डॉलर देश में आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए न तो अवमूल्यन और न तो अधिमूल्य बेहतर होता है। अवमूल्यन निर्यात में वृद्धि करता है, किंतु आयात को और अधिक महंगा कर देता है। ठीक, सही बात है। भारत जो है आयात आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए अवमूल्यन अंततः व्यापार घाटे को बढ़ाता है। अवमूल्यन अंतर व्यापार घाटे को बढ़ाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अवमूल्यन का बेहतर होना या खराब होना इस बात पर निर्भर होता है कि अर्थव्यवस्था आयात आधारित है या निर्यात आधारित। आयात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अवमूल्यन जो है नुकसानदायी होता है, जबकि निर्यात आधारित जो निर्यात ज़्यादा करते हैं उसके लिए तो अच्छा होगा। जैसे चीन जो है बहुत ज़्यादा निर्यात करता है, तो वहाँ पे अगर रुपये का अवमूल्यन हो रहा है वहाँ के रुपये से, तो उसको फायदा होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर निर्यात करते हैं, हम लोग ज़्यादातर आयात करते हैं, हम लोग को नुकसान होगा, क्योंकि आयात हम लोग ज़्यादा जब करते हैं तो हम लोग को जो आयात करें तो आयात तो महंगा हो जाएगा। जैसे कच्चा तेल हम लोग के लिए बहुत महंगा हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग 80 रुपये में $1 मिल जाता था, वहाँ पे 85 रुपये देना पड़ेगा तब $1 मिलेगा, तो वाजिब महंगा हो जाएगा। तो ये हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अधिमूल्य जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। भारत में अल्पकाल के लिए अवमूल्यन लाभदायक हो सकता है जब निर्यात में वृद्धि करना हो, जैसे 1991 में किया गया था। 1991 में जो ऐसा किया गया था इससे जो बहुत फायदा हुआ था कि हमारा देश जो बहुत निर्यात किया तो डॉलर बहुत ज़्यादा आया हमारे देश में, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था स्टेबल हुआ। उसके बाद अब पढ़ते हैं आगे। एक होता है उच्च मुद्रास्फीति। जब महंगाई बढ़ी रहेगी तो रुपये का मूल्य में कमी हो जाएगा। महंगाई तब बढ़ती है जबकि रुपये का मूल्य में कमी, जहाँ की जैसे कि 10 रुपया में 1 किलो मान लिया टमाटर मिल रहा था एक समय था, तो वहीं पे अब 50 रुपया मिलेगा, तो मतलब टमाटर उतना ही रह जाएगा, तो मतलब रुपये का मूल्य कमी हो गई। इसमें क्या होगा, निर्यात बढ़ जाएगा। इसमें निर्यात बढ़ जाएगा उच्च मुद्रास्फीति में, निर्यात बढ़ जाएगा और आयात घट जाएगा उच्च मुद्रास्फीति में, जब रुपये का मूल्य में कमी होगी तो। ठीक, ये बाजार के परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना है, ये अभी विदेशों से व्यापार के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा रहा है। जब उच्च मुद्रास्फीति होगी तो क्या होगा, इसमें निर्यात बढ़ जाएगा, आयात कम हो जाएगा, क्योंकि आयात हो जाएगा महंगा, ऐसा जब होगा तो। और वस्तु और सेवा भी महंगा हो जाएगा, जिससे निर्यात बढ़ जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ देखिए रुपये का अवमूल्यन में क्या मतलब होता है। रुपये का जब अवमूल्यन होता है, सॉरी, इसमें मुद्रास्फीति जब बढ़ेगी, इसमें आयात उल्टा पड़ दिया। यहाँ जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो निर्यात कम हो जाएगा, आयात बढ़ जाएगा। क्योंकि निर्यात इसलिए बढ़ जाएगा इसमें क्योंकि जब हमारे देश में वस्तु महंगा मिल जाए, इसका मतलब आपूर्ति कम है, तो आपूर्ति को अनुकूल बनाने के लिए हम दूसरे देश से निर्यात करेंगे, इससे निर्यात बढ़ जाता है और आयात जब उच्च जब उच्च मुद्रास्फीति आएगी, इसमें भी रुपये का मूल्य में कमी आएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रुपये के अवमूल्यन, तो इसमें भी रुपये के मूल्य में कमी आएगी, लेकिन इसमें निर्यात बढ़ जाएगा और आयात कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें डॉलर 80 रुपये के, $1 80 रुपये मिलता है, तो उसके मुकाबले $1 की जगह 85 रुपये मिलता है, इसलिए इसमें निर्यात बढ़ जाता है। क्योंकि बाहरी देशों में हम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, बाहरी देशों में सस्ता सामान बिकता है और आयात हम लोग के लिए महंगा हो जाता है, इसलिए आयात करना नहीं चाहते हैं व्यापारी लोग। उच्च मुद्रास्फीति में घरेलू देश का निर्यात कम होता है, घरेलू देश का निर्यात कम होता है, क्योंकि वाजिब उच्च मुद्रास्फीति का ही मतलब साफ होता है कि वस्तु की आपूर्ति कम हो चुकी है देश में। और आयात में वृद्धि होता है क्योंकि यहाँ रुपये के मूल्य में कमी के कारण वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होता है। रुपये के अवमूल्यन और मूल्य ह्रास जो है निर्यात में वृद्धि करता है और आयात को कम करता है, क्योंकि यहाँ रुपये के मूल्य में कमी का कारण डॉलर या अन्य देशों के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। रुपये के मूल्य में वृद्धि हो जाता है अन्य देशों के रुपये के मूल्य में। रुपये में मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि, और यह दोनों बाजार मांग और आपूर्ति द्वारा स्वतः होता है। ये जो मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि जो होता है बाजार के मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है, क्योंकि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक। डॉलर का बहिर्प्रवाह, अंतर्प्रवाह। रुपये कमजोर, बहिर्प्रवाह जब होगा तो इसका मतलब रुपये का मूल्य ह्रास हुआ होगा, और अंतर्प्रवाह होगा तो रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई होगी। जब देश से डॉलर का बहिर्प्रवाह होता है, डॉलर का बहिर्प्रवाह कब होगा, जब हम आयात ज़्यादा करेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य ह्रास होता है। ठीक। जब रुपये के मूल्य ह्रास को रोकने के लिए आरबीआई बाजार में डॉलर का विक्रय करता है तो बैंक के माध्यम से। ठीक। इसका उपाय बता रहे हैं, 1 मिनट। एक मिनट, एक टॉपिक छूट गया रहता है इसमें। सही तो है? नहीं, सुना नहीं है। चलिए ठीक है। रुपये के अवमूल्यन यहाँ पर रहते हैं। रुपये के अवमूल्यन और मूल्य निर्यात बढ़ जाता है, रुपये का मूल्य ह्रास। ठीक। इसके बाद जब देश से डॉलर का बहिर्प्रवाह होता है तो डॉलर के मुकाबले रुपये में मूल्य ह्रास होता है। रुपये के मूल्य ह्रास को रोकने के लिए आरबीआई बाजार में डॉलर का विक्रय करता है। जैसे इसका विक्रय जो करता है बैंक के माध्यम से करता है। जब देश में डॉलर का अंतर्प्रवाह कब होगा, जब निर्यात ज़्यादा होगा तो बाहर से डॉलर आएगा, बढ़ता है तो डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में वृद्धि होता है। रुपये में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आरबीआई डॉलर का बाजार में क्रय करता है। रुपये के मूल्य वृद्धि में डॉलर में बाजार डॉलर का क्रय करता है। रुपये में मूल्य वृद्धि को क्रय करता है। ठीक। रुपये के मूल्य ह्रास का कारण क्या होता है? रुपये का मूल्य ह्रास मतलब रुपये के मूल्य में कमी का वजह, जब डॉलर का बहिर्कर प्रभाव होता है, आयात में बढ़ने से होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का महंगा होने, अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि। फेडरल जो रिजर्व बैंक है वहाँ पर ब्याज दर में जब वृद्धि होगी तो जितने भी व्यापारी जो भारत में हैं या जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो सारा डॉलर भारत से लेके वहाँ फेडरल बैंक में जमा करते हैं, ताकि उसमें ब्याज दर ज़्यादा होता है और सुरक्षित भी होता है। तो सारा पैसा यहाँ से भारत का डॉलर चल जाता है बाहर, तो यहाँ पे डॉलर की कमी हो जाती है, जिससे रुपये का मूल्य ह्रास हो जाएगा। क्योंकि जब डॉलर कम हो जाएगी तो उसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी, तो आज भी महंगा हो ज़्यादा में मिलेगा। विदेशी पर्यटकों में वृद्धि जब हो जाएगी तब भी। LRS स्कीम, लिबरलाइज रेमिनेटिव स्कीम, उदारीकृत प्रेषण स्कीम। इसमें क्या होता है, ये जो होता है आरबीआई शुरू किया जाता है, वर्ष 2004 में शुरू किया गया है इसको। आरबीआई देश के निवासी को FEMA द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत एक वर्ष में अधिकतम $2,50,000 के प्रेषण की अनुमति देता है विदेशों में। पहले यह अधिकतम सीमा $75,000 थी, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 2,50,000 कर दिया गया। LRM स्कीम डॉलर के बहिर्प्रवाह को बढ़ाता है
डॉलर के बहिर्प्रवाह को बढ़ाता है, क्योंकि डॉलर जब बाहर देश से बाहर जाएगा ज़्यादा तो इससे क्या होगा, डॉलर कम हो जाएगा। ठीक। फॉरेक्स, फॉरेक्स में कमी, फॉरेक्स बारे में पढ़ेंगे जब बैंकिंग पढ़ेंगे तब। रुपए में मूल्यह्रास वृद्धि का कारण क्या होता है? रुपए में मूल्य वृद्धि का कारण क्या होता है? डॉलर की अंतर प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, जब डॉलर बहुत ज़्यादा निर्यात में वृद्धि हो जाएगी, निर्यात वृद्धि भी तो पैसा बाहर से बहुत ज़्यादा आने लगेगा। विदेशी निवेशी में वृद्धि, विदेशी निवेश जो है बाहर से बहुत ज़्यादा पैसा आने लगेगा। फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दर में कमी कर दी जाएगी, जो ब्याज दर अगर अमेरिका में कम कर जाएगी तो वहाँ का आदमी सब पैसा निकाल के भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगेगा। इसके बाद घरेलू पर्यटन में वृद्धि, मतलब घरेलू पर्यटन, मतलब भारत में विदेशी आदमी बहुत ज़्यादा पर्यटन करने आ जाएंगे, तो डॉलर से ही व्यापार करेंगे, यूज़ करेंगे डॉलर ज़्यादा, तो डॉलर ज़्यादा आ जाएगा भारत में। इससे क्या होगा, तो जब डॉलर ज़्यादा हो जाएगा तो रुपये का मूल्य वृद्धि वाजिब हो जाएगा। फॉरेक्स में वृद्धि, इसके बारे में भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जब पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे। एक होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। यह जो है RBI की मौद्रिक नीति का घटक है। इसका संचालन जो है RBI द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? RBI बाजार में सरकारी प्रतिभूति का क्रय या विक्रय करके बाजार में तरलता को नियंत्रित करती है। RBI OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन करने के लिए ई-कुबेर एक साइट है। ई-कुबेर RBI का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जिसके माध्यम से RBI ऑनलाइन सरकार का प्रतिभूति का क्रय विक्रय करता है। सरकार जो प्रतिभूति बनाती है। अब पढ़ते हैं OMO, प्रतिभूति क्या होती है? यह एक गारंटी प्रपत्र होता है जिसके माध्यम से सरकार और निजी कंपनी बाजार से उधार ले सकते हैं। ठीक, गारंटी परिपत्र होते हैं जिससे सरकार और निजी कंपनी जो है बाजार से उधार लेती है। बाजार से उधार ले, जैसे कि सरकार जा रहा है पोस्ट ऑफिस में कोई बीमा निकालता है, तो वही हुआ प्रतिभूति। इससे क्या, ये सरकार हम लोग से उधार ले रही है एक तरह से, जैसे कि बोल देती है 1 लाख जमा कीजिए, आपको 5 साल बाद 5 लाख मिलेगा, 5 लाख नहीं मिलता है, 2 लाख मिलेगा। तो 1 लाख जो आप दिए सरकार को, सरकार को गारंटी प्रपत्र दिया, वही प्रतिभूति होता है। वही कहीं कहीं निजी कंपनी भी इसको बनाती है। तो निजी कंपनी वाला बहुत कम मिलता है, सरकार पे लोग को भरोसा होता है, सरकारी प्रतिभूति लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन निजी कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा है इसमें। प्रतिभूति जो है 2 प्रकार के होते हैं, निजी और सरकारी। निजी प्रतिभूति के माध्यम से निजी कंपनी बाजार से उधार लेती है। उधार लेने का मतलब सीधा सा वही होता है कि उधार जो प्रपत्र दिया जाता है उसमें पक्का है कि कोई ब्याज दर जोड़ के कुछ प्रॉफिट जोड़ के दिया जाता है, ताकि आदमी लोग लुभावन देख के पहुंचे, उसको खरीद ले उसको, इसलिए। और इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के होता है, लॉन्ग टर्म के होता है। अल्पकाल जो होता है 1 वर्ष से कम, जैसे वाणिज्यिक प्रपत्र, और दीर्घकाल 1 वर्ष से अधिक, जैसे बॉन्ड या डिबेंचर होता है। सरकारी प्रतिभूति, जब सरकार मतलब केंद्र और राज्य दोनों बाजार से उधार लेने के लिए जो प्रतिभूति जारी करती है उसे सरकारी प्रतिभूति कहते हैं। सरकारी प्रतिभूति में जोखिम सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ सरकार की गारंटी होती है, इसलिए सरकारी प्रतिभूति को गिफ्टेज प्रतिभूति भी कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूति 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालिक 1 वर्ष से कम मतलब कोषपत्र, एक होता है दीर्घकालीन 1 वर्ष से अधिक मतलब सरकारी बॉन्ड, राज्य विकास ऋण। ठीक, प्रतिभूति देखिए 2 प्रकार, निजी और सरकारी। सरकारी प्रतिभूति अल्पकाल में होता है, निजी कंपनी जिसमें होता है, निजी कंपनी का भी अल्पकाल और दीर्घकाल होता है, जिसमें कि एक निजी कंपनी का जो अल्पकाल होता है उसमें वाणिज्यिक प्रपत्र 1 वर्ष के लिए, और दीर्घकाल में बॉन्ड या डिबेंचर 1 वर्ष से अधिक के लिए। और सरकारी में भी सेम वही बात है, सरकारी में होता है अल्पकाल कोषपत्र मतलब 1 वर्ष के लिए, और दीर्घकाल में SDL सरकारी बॉन्ड यह होता है। RBI बाजार में सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करके तरलता को नियंत्रित करता है। तरलता को नियंत्रित करने का मतलब जब सरकार देखेगी कि बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा, तरलता मतलब पैसा जब बहुत ज़्यादा आ गया है, तो सरकार बॉन्ड जारी करेगी, ताकि लोगों के पास जो पैसा है वो बॉन्ड खरीद ले। और कुछ पल के लिए जब बॉन्ड खरीदा जाता है, तो जिसके पास अब जहाँ 1 लाख रुपये थे जो उसका इन्वेस्ट करता, वो बॉन्ड खरीद लिया, उसके पास पैसा खत्म हो गया। तो इसी तरह तरलता, अर्थव्यवस्था से तरलता को खींचने के लिए, सोखने के लिए सरकार बॉन्ड जारी करती है। वहीं जब तरलता को फैलाना ना हो, सरकार बॉन्ड को फिर बेचने लगती है, नहीं फिर बॉन्ड खरीदने लगती है, जो आदमी को दिया गया तो बॉन्ड खरीदने लगती है। फिर जैसे बॉन्ड खरीदा जाएगा तो सरकार पैसा देगी, तो अर्थव्यवस्था में फिर फैल जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी। ठीक, यदि बाजार में मुद्रास्फीति अधिक हो तो RBI सरकारी प्रतिभूति का विक्रय कर सकता है। इसका क्या मतलब है? यदि प्रतिभूति मतलब महंगाई जब बहुत ज़्यादा है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आदमी के पास तरलता बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो RBI क्या करेगी? प्रतिभूति का विक्रय करेगी, मतलब प्रतिभूति को बेचेगी। जब बेचने का मतलब है कि आदमी उसको खरीदेगा, जब खरीदेगा तो उसके पास तरलता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि बाजार में मंदी या सुस्ती की स्थिति हो तो RBI सरकारी प्रतिभूति का क्रय करती है, मतलब क्रय करने खरीदने लगती है। फिर जब खरीदेगी तो प्रतिभूति खरीदेगी, पैसा देगी तो फिर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी, जिससे मंदी और सुस्ती से बाहर निकलने का एक उपाय है। यदि रुपये का मूल्यह्रास होता है तो RBI डॉलर का विक्रय करेगा। मूल्यह्रास होता है तो RBI डॉलर का विक्रय करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मूल्यह्रास होता है, मूल्यह्रास का मतलब है कि रुपया $1 बराबर जहाँ 80 रुपया था
अब $1 बराबर 85 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में डॉलर की कमी हो गई है। तो सरकार डॉलर बेचना शुरू करेगी। जब सरकार डॉलर बेचना शुरू करेगी तो अर्थव्यवस्था में डॉलर बढ़ जाएगा। ठीक, जब डॉलर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक है, जब डॉलर बढ़ेगा रुपया कम होगा तो रुपये का मूल्यह्रास रुक जाएगा। मतलब फिर से $1 बराबर 80 रुपया ही हो जाएगा। क्योंकि सीधा सीधी बात है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बिकता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप बना दीजिएगा और बिक नहीं रहा होगा, तब क्या कीजिएगा, तो सस्ता दाम में बेचिएगा। वहीं दूसरी तरफ कोई चीज़ कम बना हुआ है और बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए उसका, तो बहुत महंगा बिकेगा। वही है इसमें, जब रुपया अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है तो इसका साफ मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य अब कम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर डॉलर ज़्यादा हो जाएगा, रुपया कम हो जाएगा, तो सेम उसका विपरीत हो जाएगा कि डॉलर का मूल्य रुपये के मुकाबले अब कम होने लगेगा। मतलब पूरा कम तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि $80 ₹80 वाला $80 बराबर ₹1, ये भी बहुत मुश्किल है। ये हमारे व्यवसाय के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए अभी। वही आगे पढ़ते हैं, रीढ़ और नीर। नीर जो होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मौद्रिक अंकित प्रभावित विनिमय दर। और रीढ़, इसके बारे में शायद बस फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आगे अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे। फुल फॉर्म जान लीजिए बस। एक होता है रीढ़ हो गया, नीर NER नॉमिनल एक्सचेंज रेट, मौद्रिक विनिमय दर। एक होता है फिर रीढ़, रियल एक्सचेंज रेट, वास्तविक विनिमय दर। फिर होता है नीर, घरेलू मुद्रा के सापेक्ष विदेशी मुद्रा की तुलना होती है। रीढ़ में क्या होता है, घरेलू मुद्रा रीढ़ में होता है वस्तु, और नीर में होता है मुद्रा। रीढ़ में देखिए क्या होता है, घरेलू वस्तु की तुलना में विदेशी वस्तु के मूल्य की तुलना की जाती है। रीढ़ बराबर नीर इंटू विदेशी वस्तु का मूल्य बटे घरेलू वस्तु का मूल्य। रीढ़ बराबर जो होता है, रीढ़ में क्या होता है, घरेलू वस्तु की तुलना में विदेशी वस्तु का मूल्य की तुलना की जाती है। तो वही रीढ़ बराबर नीर इंटू विदेशी वस्तु का मूल्य और घरेलू वस्तु का मूल्य। और नीर के बारे में पड़ता है, यह जो है यह किन्हीं दो देशों के मुद्राओं, पहले पढ़ चुके हैं कि नीर जो होता है मुद्राओं के संदर्भ में, मुद्राओं का व्यापारिक देश का नीर के संदर्भ में औसतन भारांश को प्रदर्शित करता है। नीर जो है मुद्राओं का औसत भारांश को प्रदर्शित करता है। वहीं जो रीढ़ होता है किन्हीं दो व्यापारिक देशों के मुद्राओं के रीढ़ औसत औसत भारांश को प्रदर्शित करता है। किन्हीं दो व्यापारिक देशों के मुद्राओं के रीढ़ औसत भारांश को, पहले बताते हैं रीढ़ जो होता है क्या है, वस्तु विदेशी वस्तु की तुलना करता है। रीढ़ जो है REER, किन्हीं दो वस्तुओं, ये चीज ध्यान रखने वाला चीज है, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हमको भी होता है। किन्हीं दो वस्तुओं देश के मुद्राओं के रीढ़ के अनुसार किया जाता है। जो रीढ़ जो है वस्तु के मुद्राओं, उसका रीढ़ सिक्के के संदर्भ का औसतन भार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। प्रचलित विनिमय दर में नीर का कहा जाता है, ठीक, कहा जा सकता है, जबकि रीढ़ में मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है। नीर में जो कोई वृद्धि होगा तो रुपए में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि रीढ़ में वृद्धि रुपए के मूल्य ह्रास को प्रदर्शित करता है। ठीक, नीर में अगर वृद्धि होती है तो क्या मतलब, मूल्य में, रुपए के मूल्य में वृद्धि हुआ। वहीं रीढ़ में वस्तु मतलब वस्तु महंगा हो गया। जब वस्तु महंगा हो जाएगा, रीढ़ में क्या पहले बता दिया, रीढ़ में जो है वस्तु का तुलना किया जाता है और नीर में जब पैसा का तुलना किया जाता है। तो वही बात है कि जब नीर की वृद्धि हुई तो वाजिब है कि रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा। वहीं इसमें जो रीढ़ में वृद्धि हो जाती है तो रीढ़ वस्तु को देखता है, तो वस्तु और महंगा हो तो वाजिब है रुपए का मूल्य कम हो जाएगा उस परिप्रेक्ष्य में। जब घरेलू देश में मुद्रास्फीति दर अधिक होती है, घरेलू देश में, मतलब जैसे भारत हमारा देश है, इसमें मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसका प्रभाव रीढ़ पर पड़ता है। मतलब रीढ़ पर पड़ता है, मतलब सीधा बताएं, रीढ़ में जो होता है वस्तु का तुलना किया जाता है, मतलब रीढ़ महंगा हो गया। यह रुपए के मूल्यह्रास में वृद्धि करता है। रुपए के मूल्यह्रास में वृद्धि व्यापार घाटे को बढ़ाता है, क्योंकि आयात महंगा हो जाता है इसमें। ठीक, आयात महंगा हो जाता है। घरेलू देश में मुद्रास्फीति में वृद्धि, नीर और रीढ़ के बीच उपसरण क्या होता है, देखिए $1 बराबर 80 रुपया है, यहाँ नीर है, ठीक, और रीढ़ में देखिए 80 + 4 84। एग्जाम्पल सही नहीं दिया हुआ इसमें, 10% बढ़ गया तो 80 + 84 हो गया, ये कुछ है, इसमें कुछ खास नहीं है। घरेलू देश में मुद्रास्फीति में कमी, नीर और रीढ़ के बीच अभिसरण। मुद्रास्फीति कम हो जाएगा तो क्या होगा, अगर भारत में 5% है और विदेशों में 10% है, इसमें क्या होगा, रीढ़ जो है 80 - 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुद्रास्फीति कम है। इसका मतलब है कि वस्तु का दाम कम हो गया है। मतलब जो चीज़ अभी से, मतलब मुद्रास्फीति जब थी, जो 80 रुपया मिल रहा था, वही चीज़ अब 76 रुपया में मिल रहा है, मतलब कम हो जाएगा। ठीक, वहीं इसमें जो है, इसमें क्या है, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई है। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी तो 80 + 4 हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है यहाँ पे, यही दोनों में बताया जा रहा है। ठीक है, नीर और रीढ़ की गणना जो है RBI द्वारा किया जाता है। RBI द्वारा इसके लिए व्यापारिक देशों के मुद्राओं की 2 टोकरी लेता है। एक टोकरी में 6 मुद्रा तथा दूसरे टोकरी में 40 मुद्राएं, मतलब पूर्व में था 36 था, अभी 40 है। फिलहाल आज यहीं तक है क्या, 1 मिनट। तो कल से हम पढ़ेंगे
मतलब ये जान लीजिए कि 6 मुद्राएँ होती है टोकरी में और 40 मुद्राएँ इसमें। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, कल हम लोग पढ़ेंगे सरकारी बजट के बारे में, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा।